हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है मानव बस्तियां पार्ट 4। और दोस्तों इस लेसन में हमने 8 क्वेश्चंस या टॉपिक लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं कि टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर को दर्शाने के लिए हम 4 पॉइंट्स लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से। तो दोस्तों गाँव और नगरों में एक बड़ा अंतर आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से है। ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर लोग प्राथमिक गतिविधियों में जुड़े होते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, खनन जैसी गतिविधियां होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत द्वितीयक गतिविधि जिसमें उद्योग, तृतीयक गतिविधि जिसमें सेवा क्षेत्र और चतुर्थ एंड पंचम जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक संबंधों की दृष्टि से। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों का स्वरूप काफ़ी व्यापक होता है। लोग एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं, उनके बीच सहयोग की भावना भी ज़्यादा होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अकेलापन, अलगाव जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं सामाजिक संबंधों की दृष्टि से भी दोनों में एक बड़ा अंतर है। नेक्स्ट, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में होते हैं। नगर आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र होते हैं, व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य स्थान होता है यहाँ। इसके अलावा गाँव के विकास में भी नगरों का एक बड़ा रोल होता है। हम कह सकते हैं कि नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में भी है। नेक्स्ट, परिवहन और संचार साधन। यह हम कह सकते हैं आधारिक संरचना। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना का आमतौर पर अभाव होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में परिवहन, संचार सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, तरह तरह की सेवाओं का एक मुख्य रूप मौजूद होता है। तो दोस्तों ये पढ़ा ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को पढ़ने से पहले हम समझना चाहेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक जलवायु है। जलवायु जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के मौसम के स्वरूप को, संसाधनों के स्वरूप को, जल की उपलब्धता को देखा जाता है। अगर जलवायु समरूप में है, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, तो वहाँ पर आमतौर पर जनसंख्या में ज़्यादा देखने को मिलेगी या ग्रामीण बस्तियाँ बसेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो जो ग्रामीण बस्तियाँ विरल होंगी। नेक्स्ट, सुरक्षात्मक कारक। आमतौर पर ग्रामीण बस्तियाँ सुरक्षात्मक कारकों को बेस बनाकर भी बसती हैं। सुरक्षात्मक कारकों के अंतर्गत जंगली जानवरों से डर भी है। सुरक्षात्मक कारणों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से बचाव भी है। तो ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में सुरक्षा एक मुख्य कारक होता है। तीसरा, भवन निर्माण सामग्री। ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जहाँ भवन निर्माण सामग्री यानी मकान को बनाने के लिए मौजूद सामग्री पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। हम आमतौर पर भारत एक विविधता भरा देश है, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, फिर भी क्षेत्र विशेष यानी ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप को इफेक्टिव करने में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का एक बड़ा रोल है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं। तो 4 प्रकार है ग्रामीण बस्तियों की। गुच्छित बस्तियाँ, दूसरा नाम संकुलित बस्तियाँ या इन्हें हम सहत बस्तियाँ भी कहते हैं। ये वे बस्तियाँ होती है जिसमें मकान एक दूसरे के साथ सटे रूप में होते हैं, यानी मिलजुल कर मकान बने होते हैं। इन बस्तियों का आकार आयताकार या रैखिक हो सकता है। इसके अलावा ये बस्तियां देश के जलोढ़ मैदानों में, उपजाऊ मैदानों में एक बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। दोस्तों पढ़ रहे थे हम किसके बारे में? गुच्छित बस्तियों के बारे में, जिनका आकार गुच्छे के समान होता है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने अर्धगुच्छित बस्तियां। तो अर्धगुच्छित बस्तियां या विखंडित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां या विखंडित बस्तियां आमतौर पर तब बनती हैं जब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों पर अत्याचार करें। दोस्तों देश के गांवों को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि उच्च वर्ग के लोग या जमींदार वर्ग के लोग गांव के सेंटर पॉइंट पर होते हैं, जबकि SC ST कम्युनिटी के लोग या निम्न समुदाय के लोग गांव के किनारे पर ही गांव से बाहर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा बसना अर्धगुच्छित बस्ती के रूप में जाना जाता है। गांव के बाहर बस तो जाते हैं, लेकिन बस्ती का आकार पूरी तरह गुच्छे की तरह नहीं हो पाता। तो ऐसी बस्तियों को हम अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है पल्लीकृत बस्तियां। ये वे बस्तियां होती हैं जो भौतिक रूप से तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका नाम एक ही होता है। इन बस्तियों को अलग अलग एरियो में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के आसपास के क्षेत्रों में इन गांवों को नंगला का नाम देते हैं, जबकि राजस्थान में उन्हें ढानी का नाम देता है। इसी तरह देश के अन्य भागों में पान्ना या पाड़ा जैसा नाम भी दिया जाता है पल्लीकृत बस्तियों को।
नेक्स्ट टॉपिक है परिक्षिप्त या एकाकी। एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियां वे बस्तियां होती जो घने वनों में या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। भूभाग तो समतल होता नहीं है, उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होता है। तो यही वजह है कि पहाड़ी एरिया में एक एक करके मकान जब बसते हैं तो ऐसी बस्तियों को हम एकाकी बस्तियों का नाम देते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार, 4 प्रकार, गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्या है नगर। नगर की परिभाषा, शहर की परिभाषा प्लस विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करें। तो दोस्तों नगर उस क्षेत्र विशेष को कहते हैं जिसकी आबादी करीब 5000 हो, जहां जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और उस क्षेत्र विशेष में 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों को करते हों तो उस क्षेत्र को हम नगर या शहर का नाम देते हैं। अब बात आती है कि विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर नगरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर वे नगर जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इन नगरों के अंतर्गत हम वाराणसी, मदुरै जैसे नगरों को शामिल करते हैं। जबकि मध्यकालीन नगर वे नगर जो सल्तनत काल और मुगल काल में बने। मध्यकालीन नगरों के अंतर्गत दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, जयपुर जैसे नगरों को हम शामिल करते हैं। जबकि आधुनिक नगर वे नगर जो पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए, जिनमें गोवा, पुदुचेरी, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसे नगरों को हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है अनुषंगी नगर या सैटेलाइट नगर। तो वे नगर जो एक मुख्य नगर के चारों तरफ बस जाए, ऐसे नगरों को हम सैटेलाइट नगर या अनुषंगी नगर के रूप में जानते हैं। जैसे दिल्ली के चारों तरफ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बसना अनुषंगी नगर या सैटेलाइट नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सैटेलाइट नगरों की एक बड़ी उपयोगिता है क्योंकि इससे एक मुख्य नगर पर आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और संसाधनों का तेजी से विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन वह मिशन है जिसका उद्देश्य है अलग अलग शहरों को स्मार्ट बनाना है। 2015 में 98 शहरों के साथ इस मिशन की शुरुआत हुई ताकि शहरों को मॉडर्न बनाया जाए, आधारिक संरचना का वहाँ पर विकास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीकरण का स्वरूप। दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत में नगरीय आबादी का 31.16% हिस्सा आज भी नगरों के रूप में मौजूद है या नगरीय आबादी के रूप में मौजूद है। अब बात आती है भारत में नगरों का स्वरूप। नगर किसे कहते हैं? नगर जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो उसे हम नगर की संज्ञा देते हैं। नगर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को हम प्रथम वर्ग के नगर के नाम से भी जानते हैं। महानगर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, मेगा नगर जिनकी आबादी 50 लाख से अधिक हो, नगरीय संकुल यानी जब महानगर और मेगा नगर एक जगह मिल जाए तो सिचुएशंस में नगरीय संकुल का निर्माण होता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में हम नगरीय संकुल का स्वरूप देखते हैं या इन्हें हम नगरीय संकुल का नाम दे सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत की 60% से अधिक आबादी, भारत की नगरीय आबादी का 60% से अधिक हिस्सा प्रथम वर्ग के नगरों में रहता है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। क्या है प्रकार्यात्मकता? तो प्रकार्यात्मकता से हमारा अभिप्राय कार्यों के अनुसार नगरों को बांटने से है। आज के समय में अलग अलग नगर अलग अलग रूप में जाने जा रहे हैं। जैसे प्रशासनिक नगर जहाँ से प्रशासनिक संबंधी गतिविधियाँ होती हैं जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हम शामिल करते हैं। औद्योगिक नगर के रूप में हम जहाँ उद्योग धंधे एक उच्च मात्रा में जिनमें मुंबई, सैलम, जमशेदपुर और हुगली को शामिल करते हैं। जबकि परिवहन नगर के रूप में कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुगलसराय, कटनी, इटारसी जैसे शहरों को शामिल करते हैं। खनन नगर के रूप में रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर। गैरिसन या सैनिक नगर या कैंट नगर वे नगर हैं जहाँ मिलिट्री मौजूद होती है जिनमें मेरठ कैंट, अम्बाला कैंट, जालंधर कैंट, दिल्ली कैंट, मूह कैंट, उधमपुर कैंट वगैरह है।
शैक्षिक नगर वे नगर जिनमें शिक्षा से संबंधित गतिविधियां उस रूप में हैं जिनमें रुड़की, अलीगढ़, पिलानी और वाराणसी का एक मुख्य स्थान है। जबकि धार्मिक नगरों के अंतर्गत मथुरा, वाराणसी, अजमेर, हरिद्वार आदि आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि क्या एक प्रकार्यात्मक वाले नगर की परिकल्पना संभव है? आज वैश्वीकरण के दौर में जब हर नगर में तरह तरह की गतिविधियां तेजी से फल फूल रही हैं, तो उन हालातों में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार्यात्मक नगर की परिकल्पना वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि हर नगर बहु प्रकार्यात्मक रूप में भरकर सामने आ चुका है। तो दोस्तों मानव बस्तियां पार्ट 4 उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।